मैं ऋषभ सिंह योगेंद्र टाइम्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपने पिछली कक्षाओं को भली भांति देखा होगा, नोट्स बनाया होगा। आपने मुझसे भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ा, जिसमें मैंने 1600 ईस्वी से राजलेख से लेके 1935 का एक्ट पढ़ाया था आपको। उसके बाद मैंने आपको संविधान सभा पढ़ाया था। उसके बाद जो मैंने टॉपिक शुरू की थी वो प्रस्तावना थी या प्रेमबल थी, जिसमें मैंने विस्तार में आपको हर एक शब्द का मतलब बताया था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होती है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। इन सब पर मैंने समग्र चर्चा आपसे पिछले वाले लेक्चर में कर लिया है और मैं आशा करता हूँ कि आपने लेक्चर को देखा होगा और आपने अपना नोट्स बनाया होगा। उसी क्रम में आज हम जो पढ़ना चाहते हैं वो टॉपिक है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो टॉपिक आप देखें तो लगता बहुत छोटा है, 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, लेकिन 4 अनुच्छेद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप जब 4 अनुच्छेद पढ़ें तो आपको पता चले कैसे किसी राज्य का निर्माण होता है, कैसे भारत में किसी विदेशी क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इन सब प्रक्रियाओं को, जटिल प्रक्रियाएं समझ में नहीं आती, बुक आप पढ़ेंगे समझ में नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी व्याख्या अच्छे से नहीं की जाती है बुक में। वो थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं कि हाँ राष्ट्रपति के पास जाएगा, सिफारिश देंगे, फिर आगे कैसे प्रक्रिया होगी। इन सब पे हम आज क्या करेंगे, विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को स्पर्श करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं या आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं, वो हमारा है भाग 1। और भाग 1 जो टॉपिक है उसका नाम है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, इंग्लिश में इसे बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये आपके टॉपिक का नाम है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसके अंतर्गत मूलतः आपको 4 अनुच्छेद पढ़ने हैं। जो हमारा पहला अनुच्छेद है उसे हम विशेष प्रकार से ध्यान देंगे और ध्यान से सुनिएगा और आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। जो पहला अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद कहता है भारत अर्थात इंडिया, कहता है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जो सबसे पहली लाइन लिखी गई उसमें लिखा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भारत अर्थात इंडिया का मतलब क्या है। जैसे जब आप किसी छोटे बच्चे को देते हैं तो उसे घर में क्या टिंकू पिंकू रिंकू नाम से बुलाया जाता है, ठीक। लेकिन जब वो स्कूल में या कॉलेज में जाता है, जो कोई जॉब पाता है तो उसका एक ऑफिशियल नाम होता है। ऐसे ही हमारे देश का कई नाम है, जैसे आप उसे जम्बूद्वीप बुलाते हैं, आर्यावर्त बुलाते हैं, हिंदुस्तान बुलाते हैं, भारतवर्ष बुलाते हैं, भारत बुलाते हैं, इंडिया बुलाते हैं। तो ये सब क्या है, उसके निकनेम है, आप कह सकते हैं। लेकिन जो संविधान ने नाम दिया है, संविधान ने क्या नाम दिया है, भारत अर्थात इंडिया। मतलब हमारे देश का 2 नाम होगा, एक नाम होगा भारत और जो भारत है उसी का क्या नाम होगा, इंडिया। 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि जब संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो फाउंडिंग फादर थे, जब उस संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उनके सामने बड़ी समस्या थी कि कुछ लोग क्या कह रहे थे कि इसका जो परंपरागत या पुराना नाम है भारत उसे रहने दे, और कुछ लोग कह रहे थे नहीं, जो आधुनिक नाम है उसका इंडिया रख दे हम। मतलब क्या हो रही थी, कुछ लोग प्राचीन नाम का वकालत कर रहे थे तो कुछ लोग आधुनिक नाम का। इन सब में बड़ी समस्याएं हो रही थी, सहमति नहीं बन पा रही थी। तो संविधान सभा के सदस्यों ने बीच में आपस में सहमति बनाई और कहा कि हम ऐसा क्या करते हैं कि हम दोनों नाम रख देते हैं, भारत भी रख देते हैं और इंडिया भी, क्योंकि उस समय विश्व स्तर पे भारत को इंडिया नाम से ही जाना जाता था। अब भारत हमारे यहाँ जाना जाता था, तो हमारे संविधान का क्या नाम रखा गया, हमारे देश का क्या नाम रखा गया, भारत अर्थात इंडिया। आप जब भी कोई फॉर्म भरते हैं, यूपीएससी का फॉर्म भरिएगा तो आप देखिए उस पर लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंग्लिश में, और हिंदी में लिखेंगे तो लिखा गया भारत सरकार। जैसे अगर आपके पास, सबके पास आधार कार्ड होगा, सबके पास निर्वाचन कार्ड होगा, तो आप आज जाइएगा देखिएगा कि आपके आधार कार्ड पे लिखा होगा इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान का क्या नाम है, संविधान में हमारे देश का क्या नाम रखा गया है, इंडिया।
और जब वही हिंदी में लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, भारत सरकार। ठीक, अगर मेरे पास आधार कार्ड हो तो मैं भी आपको दिखाता हूँ उसको, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा गया होगा कि क्या नाम है हमारे देश का, हमारे देश का नाम है, देखिए अगर आप इसे ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए हिंदी में लिखा गया भारत सरकार, इंग्लिश में लिखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा गया कि भारत अर्थात इंडिया, हमारे देश का क्या नाम होगा, भारत अर्थात इंडिया होगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया। तो आज से याद रखिए, अगर आपसे कोई ये पूछे कि संविधान के अनुसार हमारे देश का क्या नाम है, तो आप बताएंगे संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया। निकनेम तो बहुत है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या लिखा गया कि जो भारत अर्थात इंडिया होगा वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो इस टॉपिक पे तो मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भारत अर्थात इंडिया है वो क्या है, हम किसे कहेंगे ये भारत है। तो भारत अर्थात इंडिया एक इकाई है जिसके अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं, या भारत के राज्य क्षेत्र में 3 इकाइयां आती हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में 3 इकाइयां आती हैं। कौन कौन सी इकाई आएगी, ध्यान से देखिएगा। पहला आता है कि भारत के सभी राज्य, भारत के सभी राज्य, भारत के सभी राज्य मतलब 28 राज्य, ये पहली इकाई आएगी। दूसरी इकाई क्या आएगी, दूसरी आएगी जितने भी भारत के संघ शासित प्रदेश हैं, भारत के संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, भारत के संघ शासित प्रदेश। और तीसरा क्या आएगा, तीसरा आपका आएगा अर्जित क्षेत्र, एक्वायर्ड लैंड, अर्जित क्षेत्र। तो संविधान के अनुसार हमारे देश का 2 नाम है, एक भारत एक इंडिया। अब भारत अर्थात इंडिया जो वो किससे मिलकर बना होगा, वो 3 इकाइयों से मिलकर बना होगा। एक भारत के सभी राज्य उसके अंतर्गत आएंगे, भारत के सभी राज्य मतलब 28 राज्य आएंगे आपके, 28 राज्य। ठीक, अब भारत के संघ शासित प्रदेश, इस समय संघ शासित प्रदेश कितने हैं, 8। और क्या आएगा, और अर्जित क्षेत्र, एक्वायर्ड भूमि, जो किसी न किसी प्रकार से युद्ध के द्वारा, संधि के द्वारा हमने क्या किया हो, ग्रहण किया हो, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, भारत अर्थात इंडिया के अंतर्गत आएंगे। तो अनुच्छेद 1 में पहली लाइन ये लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया हो, राज्यों का संघ होगा। अब भारत अर्थात इंडिया जो होगा वो किससे मिलकर बना होगा, वो भारत के राज्य क्षेत्र में 3 इकाइयां आएंगी, भारत के सभी राज्य आएंगे, भारत के संघ शासित प्रदेश आएंगे, और साथ में क्या आएगा, अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र मतलब ये मान लीजिए जैसे सिक्किम था, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, आप जानते हैं वहां पे चोग्याल वंश का शासक था, वो शासन करता था। लेकिन बाद में हमने 35वां संविधान संशोधन, उसके बाद 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को क्या किया, भारत का एक राज्य बनाया। तो क्यों, क्योंकि पहले वो अर्जित क्षेत्र नहीं था, लेकिन उसे हमने क्या किया, ग्रहण करके भारत का 28 राज्य में से हमने शामिल कर दिया। तो भारत के राज्य क्षेत्र में ये 3 इकाई आती हैं। इसी में आपका एक डाउट और क्लियर कर देना चाहता हूं मैं, उसे भी आप समझ लीजिए। कहीं कहीं लिखा रहता है भारत के राज्य क्षेत्र और कहीं लिखा रहता है भारत के संघ, दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लीजिए। तो जहां कहीं भी लिखा रहेगा भारत के राज्य क्षेत्र, वो बहुत व्यापक शब्द होता है। भारत के राज्य क्षेत्र जहां भी लिखा रहेगा वो बहुत व्यापक शब्द होता है, और जो भारत का संघ होता है ये इतना व्यापक नहीं होता है। आप कहेंगे सर कैसे व्यापक होगा और कैसे ये व्यापक नहीं होगा। भारत के राज्य क्षेत्र मतलब मैंने अभी आपको बताया उसमें 3 इकाई आएंगे। पहला कि भारत के 28 राज्य आएंगे, साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, और क्या आएगा, और अर्जित क्षेत्र। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जहां तक भारत की संप्रभुता होगी, संप्रभुता मतलब चाहे थल हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, जहां तक भारत का अधिकार हो वो सब किसके अंतर्गत आएगा, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब भारत का संघ मतलब सिर्फ इसमें 28 राज्य आएंगे, 28 राज्य, बस इतना ही आएगा इसमें। तो मैंने पहली लाइन आपको सिर्फ इतना बताया कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, और भारत अर्थात इंडिया किससे मिलकर बना होगा। 2 शब्द मैंने आपको एक बताया कि भारत के राज्य क्षेत्र किसे कहते हैं, भारत का संघ कैसे कहते हैं। भारत का राज्य क्षेत्र एक व्यापक शब्द है, इसके अंतर्गत कई इकाइयां आती हैं। इसका मतलब जहां तक सरकार की संप्रभुता होगी वो सब क्या कहलाएंगे, भारत के राज्य क्षेत्र कहलाएंगे। और ये क्या कहलाता है, भारत का संघ, जिसमें सिर्फ 28 राज्य आएंगे आपका। ठीक, तो ये पहले मैंने पहली लाइन आपको बताया। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो है राज्यों का संघ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन ऑफ टेरिटरी। तो इसकी हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। एक होता है यूनियन ऑफ टेरिटरी, यूनियन ऑफ टेरिटरी, यूनियन ऑफ टेरिटरी। ठीक, एक होता है फेडरेशन ऑफ टेरिटरी,
फेडरेशन ऑफ टेरिटरी। और दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है राज्यों का संघ। दोनों का मतलब होता है राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। आप कहेंगे सर अगर दोनों का मतलब संघ ही होता है, क्योंकि यूनियन का मतलब भी संघ होता है, फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है। अगर दोनों का मतलब संघ होता है तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने हमारे संविधान में यूनियन शब्द क्यों जोड़ा? फेडरेशन जोड़ देते। यूनियन शब्द क्यों जोड़ा? फेडरेशन जोड़ देते। लेकिन इसके पीछे का एक तर्क है, उन्होंने यूनियन क्यों लिखा, फेडरेशन क्यों नहीं लिखा? तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। ये जो फेडरेशन ऑफ टेरिटरी लिखी गई, ये अमेरिका के संविधान में लिखा गया। अब भारत के संविधान में यूनियन ऑफ टेरिटरी लिखी गई। फेडरेशन और यूनियन में डिफरेंस क्या होता है? फेडरेशन मतलब ये होता है कि आप ये समझिए, जहां भी फेडरेशन शब्द यूज होगा वहां पे केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में बराबर शक्ति होगी। शक्तियों का बंटवारा क्या होगा? शक्तियों का बंटवारा बराबर होगा कि जितनी पावर केंद्र सरकार को होगी उतनी ही पावर किसको होगी? राज्य सरकार को होगी। ठीक, तो वहां पे फेडरेशन होता है। और यूनियन का होता है जहां पे राज्य को कुछ शक्तियां दी जाती हैं केंद्र के द्वारा, लेकिन आप देखेंगे विषम परिस्थितियों में क्या हो जाता है? केंद्र उस पर हावी हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है? यूनियन होता है। तो जहां पे यूनियन होगा वहां पे केंद्र बड़ा भाई हो जाता है और राज्य क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक, और यहां पे केंद्र और राज्य में क्या? केंद्र और राज्य दोनों बराबर होते हैं। तो यूनियन मतलब क्या है? हमारे यहाँ यूनियन इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे यहाँ सारी ताकत आपने राज्य सरकार को नहीं दी है, हमने केंद्र सरकार के पास रखी है। जब शक्तियों का विभाजन किया गया, सेपरेशन ऑफ पावर जिसे हम बोलते हैं, उसमें कुछ पावर हमने किसे दी? राज्य को दी। कुछ पावर सरकार, केंद्र सरकार ने अपने पास रखी, और कुछ विषय ऐसे बताया जिसे हमने समवर्ती सूची कर दिया। ठीक, लेकिन फेडरेशन में क्या होता है कि ताकत सबकी बराबर होगी। जितनी ताकत राज्य की होगी उतनी ही ताकत किसकी होगी? केंद्र की होगी। और एक चीज होता है कि फेडरेशन में कोई भी राज्य अलग हो सकता है। जैसे अमेरिका का एक राज्य मान लीजिए, कोई वाशिंगटन मान लीजिए, वाशिंगटन डीसी, अगर वो क्या चाहे अमेरिका की केंद्र से अलग होना चाहे तो आराम से वो अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर भारत में कोई राज्य, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मान लीजिए इस समय 22 करोड़ है, अगर योगी जी ये कहें मोदी जी से कि मोदी जी हम अलग होना चाहते हैं, तो मोदी जी तुरंत कहेंगे योगी जी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, संविधान में क्या लिखा गया? यूनियन ऑफ इंडिया, आप अलग नहीं हो सकते। लेकिन अगर यहां पे कोई अलग होना चाहे तो जो बाइडेन उसे रोक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे जितनी ताकत केंद्र को उतनी ताकत किसको? राज्य को। और ये एक दोनों समझौते का परिणाम। समझौते का परिणाम मतलब ये है कि जब 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई थी और जब अमेरिका आजाद हुआ तो वहां पे अमेरिका जैसा कोई देश नहीं था, सब ट्राइबल रहते थे। 13 ऐसी देशें थी जो ट्राइबल थी। साथ में उन्होंने क्या किया? आपस में मर्ज हो गए। मर्ज इसलिए हो गए क्योंकि ये चाहते थे कि अगर हम मर्ज नहीं होंगे तो कल के ब्रिटिश उपनिवेश फिर हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। तो इन्होंने क्या किया था? एक समझौता किया था कि हम क्या करेंगे, साथ में रहेंगे, लेकिन जो सबकी ताकत होगी वो सबको बराबर मिलेगी। लेकिन भारत में जितने भी राज्य मिले हैं उनके बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है। तो यहाँ क्या है? फेडरेशन है, यहाँ पे यूनियन है। यहाँ पे केंद्र और राज्य बराबर शक्ति हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? केंद्र बड़ा भाई, मतलब केंद्र के पास ज्यादा ताकत होती है। यहाँ पे राज्य अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे राज्य अलग नहीं हो सकता। कुछ ऐसा समझिए कि लिविंग जैसा कॉन्सेप्ट है। लिविंग में मतलब क्या? कि जब तक लड़की को लड़के का साथ पसंद है तब तक रहेगा। तो मान लीजिए फेडरेशन में कि राज्य को क्या हो रहा है कि जो बाइडेन का साथ पसंद आ रहा है तब तक वो जो बाइडेन के साथ रह रहे हैं, नहीं पसंद आ रहा है तो दूर चले गए। लेकिन यूनियन में क्या है? यूनियन में 7 जन्मों का बंधन होगा कि अगर एक बार आप मिल गए केंद्र से, भारत में शामिल हो गए, तो आप अलग नहीं हो सकते। अब योगी जी नाक रगड़ डालें लेकिन वो केंद्र से बाहर नहीं हो सकते, या भारत से बाहर होकर अपना कोई नया अस्तित्व नहीं बना सकते। ठीक, तो पहले अनुच्छेद में ही लिखा गया भारत अर्थात इंडिया क्या होगी? राज्यों का संघ होगा। ये पहला अनुच्छेद था। अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे अनुच्छेद को पढ़ेंगे कि दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है। दूसरा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पे जो वह ठीक समझे
संघ में नए राज्यों का प्रवेश, संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं संघ में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना कर सकती है, एवं उसकी स्थापना कर सकती है, स्थापना कर सकती है। ये अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया कि संसद विधि द्वारा, अधिकार किसे दिया गया है? संसद को। संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पे जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना कर सकती है, एवं उसकी स्थापना कर सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर के जो क्षेत्र हैं, जिसे हम ऐसा मान लीजिए जो विदेशी क्षेत्र हैं, जो विदेशी क्षेत्र हैं, जो विदेशी क्षेत्र हैं, अगर उन्हें भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करना है तो शामिल करने का अधिकार किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। याद रखिए, राष्ट्रपति के पास नहीं है, ना मंत्रिपरिषद के पास है। अगर भारत के बाहर के किसी भी क्षेत्र को, कोई भी विदेशी क्षेत्र हो, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का कोई एरिया है और उसे हम क्या कर लेते हैं? युद्ध में जीत लेते हैं। अब जब युद्ध में हमने जीत लिया, अब उसे क्या करना है? भारत में शामिल करना है। तो ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति कोई आदेश जारी कर देंगे कि ऐसा हुआ कि बलूचिस्तान वाला एरिया क्या हो गया भारत का, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए प्रॉपर क्या होगी? संसद कानून बनाएगी और संसद कानून बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना कर सकती है। इसका मतलब जो भी विदेशी क्षेत्र होंगे, भारत के बाहर के जो भी क्षेत्र होंगे, उन्हें अगर भारत में शामिल करना हो तो उसके लिए कानून बनाने का अधिकार किसे होगा? संसद को होगा। जैसे सिक्किम, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था। सिक्किम क्या था? भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन हमने क्या किया? 35वां संविधान संशोधन किया और 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने सिक्किम को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया। ठीक, तो आप इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया? संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक है समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना कर सकती है। इसका मतलब अगर भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के कोई भी क्षेत्र हो, उन्हें शामिल करना तो हम किस अनुच्छेद तहत करेंगे? अनुच्छेद 2 के तहत। लेकिन एक क्वेश्चन ही भी आता है कि क्या हम किसी भी भारत के बाहर के क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं? क्या हम अपना क्षेत्र किसी अन्य को नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। जब एक केस हुआ था 1960 में, 1960 में केस हुआ जिसे बोलते हैं बेरूबारी केस। बेरूबारी केस 1960 में केस हुआ जिसे बोलते हैं बेरूबारी केस। बेरूबारी केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिस प्रकार हम किसी भी भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र को भारत में शामिल करते हैं, उसी प्रकार भारत के किसी भी क्षेत्र को हम क्या कर सकते हैं? किसी अन्य देश को दे सकते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई भी हम काम करेंगे तो संविधान में क्या करेंगे? संशोधन करेंगे। संविधान में संशोधन करेंगे और संविधान में जो संशोधन होगा किससे होगा? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से ही संविधान में संशोधन करके हम भारत का कोई भी क्षेत्र किसी अन्य देश को दे सकते हैं। ये बात इसमें अंतर्निहित है, ये लिखी नहीं गई। तो अनुच्छेद 2 में साफ साफ लिखा गया कि भारत अर्थात संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पे जो आप ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना कर सकती है। साथ में भारत के राज्य क्षेत्र को भी किसी अन्य देश को दे सकती है। कहाँ लिखा गया? अनुच्छेद 2 में लिखा गया। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जिस अनुच्छेद पर हम चर्चा करना चाहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 में भी किसको शक्ति दी गई? संसद को शक्ति दी गई। संसद को क्या शक्ति दी गई? संसद को यह शक्ति दी गई कि संसद भारत के राज्य क्षेत्र के अधीन जितने भी राज्य हैं उनके नाम, सीमा, क्षेत्र, राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र तथा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। नए राज्यों का
निर्माण कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि संसद भारत के राज्य क्षेत्र के अधीन जितने भी राज्य आते हैं उनके नाम में परिवर्तन, उनके सीमा में परिवर्तन, उनके क्षेत्र में परिवर्तन तथा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। नए राज्यों का निर्माण करने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश का 4 जिला निकाल के एक नया राज्य बना दे, या उत्तर प्रदेश का 4 जिला ले लें और बिहार का 4 जिला ले लें, दोनों को मिला के क्या करते हैं, एक नया राज्य बना के तैयार करते हैं। तो किस अनुच्छेद में लिखा गया? अनुच्छेद 3 में। लेकिन पावर किसे दी गई है? संसद को। अब जब संसद को ये पावर दी गई तो ये प्रस्ताव कैसे होगा, कैसे किसी नए राज्य का निर्माण होगा, कैसे किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन होगा, कैसे किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन होगा, कैसे किसी राज्य के नाम में परिवर्तन होगा, इस प्रक्रिया को अनुच्छेद 3 में विधिवत लिखा गया। उस प्रक्रिया को हम आज समझेंगे कि कैसे होता है। तो अगर किसी, मान लीजिए किसी नए राज्य का निर्माण करना है, तो किसी नए राज्य के निर्माण से संबंधित जो भी प्रस्ताव होगा वो प्रस्ताव कहां पे आएगा? संसद में आएगा। सर्वप्रथम कहां आएगा प्रस्ताव? संसद में आएगा। और संसद के किसी भी सदन में आ सकता है। किसी भी सदन मतलब ये हो सकता है कि लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में आना। जैसे अभी आपने देखा कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या बना था? तेलंगाना बना था। तो मान लीजिए अगर तेलंगाना बनाना था हमें, तो अगर तेलंगाना का प्रस्ताव लेके आना है तो प्रस्ताव कहां आएगा? संसद में आएगा। और संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में। और एक चीज, प्रस्ताव कोई भी लेके आ सकता है। ऐसा नहीं कि जिसकी सरकार है उसी के लोग लेके आएंगे, उसी के सांसद लेके आएंगे, ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस की भी ले आ सकते हैं, बीजेपी की ले आ सकते हैं, मतलब पक्ष विपक्ष में से कोई भी क्या आ सकता है? प्रस्ताव लेके आ सकता है। तो जो प्रस्ताव आएगा वो किसी भी सदन में आ सकता है, चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में। मान लीजिए प्रस्ताव कहां पे आया? लोकसभा में आया। प्रस्ताव कहां है? लोकसभा में। और लोकसभा में आएगा प्रस्ताव तो किसे संबोधित करते हुए आएगा? स्वाभाविक सी बात है, लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए एक प्रस्ताव कहां लेके आ गया? लोकसभा में लेके आया गया। अब जब लोकसभा के अध्यक्ष, मतलब मान लीजिए ओम बिरला के पास प्रस्ताव आया कि एक नए राज्य का निर्माण करना है, तो प्रस्ताव को स्वीकार करें, अस्वीकार करने का कोई, मान लीजिए कोई साधारण विधेयक होता तो स्वीकार भी कर लेते। लेकिन जब किसी नए राज्य के निर्माण की, या किसी नए राज्य की सीमा में, क्षेत्र में, या किसी नए राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, तो ऐसा कोई भी प्रस्ताव आता है तो लोकसभा के अध्यक्ष क्या करेंगे? उसे देखेंगे और साथ में क्या करेंगे? उसे तुरंत भेज देंगे राष्ट्रपति के पास। क्यों? क्योंकि पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेना अनिवार्य है। राष्ट्रपति की सिफारिश लेना अनिवार्य, सिफारिश लेना अनिवार्य। सिफारिश मतलब अनुमति। तो प्रस्ताव चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, अगर लोकसभा में आएगा तो लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए आएगा, राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा के सभापति को संबोधित करते हुए आएगा। अब वो क्या करेंगे? इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं शुरू करेंगे, वो प्रस्ताव किसके पास भेज देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष राष्ट्रपति के पास भेज देंगे कि राष्ट्रपति जी अपनी क्या करें? सिफारिश दें। मतलब बैंक किसके पास जाएगा? रामनाथ कोविंद के पास, कि कोविंद जी देखिए एक प्रस्ताव आया है नए राज्य के निर्माण का, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या राय देना चाहते हैं सर? तो राष्ट्रपति के पास जब सिफारिश जाएगा तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति उस राज्य के पास भेजेंगे, उस राज्य के पास भेजेंगे जिस राज्य के नाम में या क्षेत्र में या सीमा में क्या करना है? परिवर्तन करना है। तो उस राज्य की विचार को जानने के लिए उसके पास भेजेंगे, उस राज्य की विचार को जानने के लिए उसके पास भेजेंगे। और उस राज्य का विचार जानने का मतलब क्या है? उस राज्य की विधानमंडल का विचार, उस राज्य की विधानमंडल का विचार जानने के लिए, उस राज्य की विधानमंडल का विचार जानने के लिए उसके पास भेजेंगे। और साथ में क्या कर सकते हैं? समय भी निर्धारित कर सकते हैं, कि समय निर्धारित करते हैं राष्ट्रपति कि आप ये जो विचार देंगे वो 14 या 15 दिन में हमें दे दिएगा। समय भी निर्धारित कर सकते हैं, वो समय भी निर्धारित कर सकते हैं। तो विधानमंडल जो सिफारिश देगी या जो अपना विचार देगी वो क्या माना जाएगा? उस राज्य का ही विचार माना जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान से फिर से सुनिए, प्रस्ताव कहाँ आएगा? संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में आएगा। प्रस्ताव मान लीजिए लोकसभा में आया तो लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए आएगा। लोकसभा के अध्यक्ष क्या करेंगे? उसे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे राष्ट्रपति की अनुमति लेने के लिए। और राष्ट्रपति क्या करेंगे? उस राज्य की विचार को जानने के लिए उसके पास पहले भेजेंगे। और साथ में क्या कर सकते हैं? समय निर्धारित कर सकते हैं कि इतने दिन में आप अपना विचार दे दीजिए। मान लीजिए उस राज्य ने जो विचार दिया, उसने कहा कि हम कोई भी नया राज्य नहीं बनाना चाहते हैं, नया राज्य नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं। उसने ये विचार दिया।
अब ये विचार किसके पास जाएगा? अब ये विचार जाएगा राष्ट्रपति के पास। ये विचार किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। ठीक, अब राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति से तुरंत भेजेंगे मंत्रिपरिषद के पास। राष्ट्रपति से किसे भेजेंगे? मंत्रिपरिषद के पास। मंत्रिपरिषद मतलब मोदी जी के पास, कि मोदी जी कहेंगे देखिए लोकसभा अध्यक्ष जी ने एक प्रस्ताव भेजा था और मैंने विधानमंडल का विचार जाना, तो विधानमंडल ने कह दिया कि हम कोई नया राज्य नहीं बनाना चाहते हैं। तो प्रस्ताव फिर किसके पास गया? मोदी जी के। अब मोदी जी क्या कर सकते हैं? मोदी जी अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं कि ऐसा करिए राष्ट्रपति महोदय जी कि आप लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजिए ये प्रस्ताव, कहिए उनसे कार्रवाई शुरू करें। ये भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि अगर ठीक है, अगर उसने मना कर दिया है तो ठीक है, प्रस्ताव कहीं पे समाप्त कर दिए। अगर मोदी जी ने कह दिया कि ठीक है प्रस्ताव यहीं पे समाप्त करा दीजिए, तो यहीं पे समाप्त हो जाएगा, फिर नए राज्य के निर्माण की कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। अगर मोदी जी ने यह कह दिया राष्ट्रपति से कि प्रस्ताव क्या करिए आप लोकसभा में रखवाइए, कार्रवाई शुरू करवाइए, तो मंत्रिपरिषद की सलाह लेके राष्ट्रपति से क्या करेंगे? इसे भेज देंगे लोकसभा में, क्योंकि प्रस्ताव कहां से आया था? लोकसभा से आया था। लोकसभा के पास भेज देंगे और कह देंगे कार्रवाई शुरू कराइए। अब जब ये प्रस्ताव लोकसभा में आ गया और लोकसभा अगर अपने साधारण बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे, तो यहां से क्या माना जाएगा कि नए राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पास हो गया। अब वो कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा भी प्रस्ताव साधारण बहुमत से क्या कर दे? पारित कर दे, तो फिर नए राज्य का निर्माण हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्रस्ताव राज्यसभा पारित ना करे, तब गतिरोध उत्पन्न हो जाए, प्रस्ताव न पारित हो, तो ऐसे प्रस्ताव पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। ऐसे प्रस्ताव पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन का लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष किस अनुच्छेद तहत करता है? अनुच्छेद 118(4) में साफ साफ लिखा गया है कि जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। बुलाता राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 118(4) के तहत। जब आगे आपको पढ़ाएंगे, संसद पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तब कौन करेगा? तो उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तब क्या करेगा? तो इसे हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो अभी बस इतना रखिएगा कि अगर राज्यसभा में प्रस्ताव जा रहा है और राज्यसभा पारित कर दे रही, तो इसका मतलब नए राज्य का निर्माण हो गया। लेकिन अगर राज्यसभा और लोकसभा में क्या हो जाए? गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या बुलाएंगे? संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। और संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किस अनुच्छेद में लिखा गया? अनुच्छेद 118(4) में लिखा गया। ठीक, अब जब क्या होगा? जब यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन होगा और प्रस्ताव क्या होगा? साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा, तब ये माना जाएगा कि नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया अब शुरू हो गई। तो ये जब गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष की अध्यक्षता करेंगे और साधारण बहुमत से क्या हो जाए? प्रस्ताव पारित हो जाए। तो फिर से एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूं क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज करता है। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, प्रस्ताव कोई भी ला सकता है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में आएगा। अगर लोकसभा में आएगा तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनको संबोधित करते हुए आएगा प्रस्ताव। अगर राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा के सभापति को संबोधित करते हुए आएगा। तो लोकसभा के अध्यक्ष के सामने आएगा तो लोकसभा के अध्यक्ष क्या करेंगे? उसे तुरंत भेजेंगे राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति जी अपनी सिफारिश दीजिए, अनुमति दीजिए। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे कि सिफारिश देने से पहले उस राज्य का विचार जानने के लिए उसके पास भेजेंगे। और उस राज्य का विचार मतलब विधानमंडल, विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद, जहां पे विधान परिषद नहीं वहां पे सिर्फ विधानसभा। और साथ में समय भी निर्धारित कर सकते हैं। सामान्यतः जो समय का निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा वो 14 दिन होता है कि 14 दिन के अंदर उन्हें विचार देना होता है। अब मान लीजिए विधानमंडल ने अपना विचार किया दिया कि हम नए राज्य का निर्माण नहीं करना चाहते हैं, तो मोदी रामनाथ कोविंद जी क्या करेंगे? इस प्रस्ताव को सीधा भेजेंगे मंत्रिपरिषद पर। अब मंत्रिपरिषद फिर राष्ट्रपति को जो सलाह देगी कि अगर ये कह देती कि ऐसा करिए कि आप कार्रवाई शुरू कराइए, तो प्रस्ताव जिस सदन में आया था उसी सदन से कार्रवाई क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। अगर लोकसभा अपने साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे तो प्रस्ताव फिर कहां जाएगा? राज्यसभा। और राज्यसभा भी अगर साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे तो नए राज्य का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर इनके दोनों में क्या हो जाए? गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे अनुच्छेद 108 के तहत। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 118(4) के तहत। और साधारण बहुमत से प्रस्ताव क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। इसका मतलब नए राज्य का निर्माण हो गया। यह था अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया। ठीक,
अब पढ़ाएंगे आपको अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 बहुत छोटा है और यहीं पे अनुच्छेद 4 के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, भाग 1। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जो भी परिवर्तन किया जाएगा, अनुच्छेद 3 में जो भी परिवर्तन किया जाएगा, जो भी परिवर्तन किया जाएगा वो अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं होगा। वो 368 अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं होगा। अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, हमारे संविधान में मूलतः संविधान संशोधन की जो विधि है वो 3 विधि है। एक है साधारण विधि से, एक है विशेष बहुमत, एक है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से अधिक का अनुमोदन। तो साधारण बहुमत से जो होता है उसका उल्लेख भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, ठीक। लेकिन जो 368 के तहत होता है उसमें 2 प्रकार का बहुमत होता है। अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार का बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से अधिक का अनुमोदन, आधे राज्यों से अधिक का अनुमोदन चाहिए। यह अनुच्छेद 368 में लिखा गया है कि अगर संविधान में कोई भी संशोधन करना है और विशेष बहुमत से करना है या विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन से करना है तो किस अनुच्छेद में लिखा गया, अनुच्छेद 368 में। लेकिन हमने अनुच्छेद 2, 3 में जो भी परिवर्तन किया वो किस विधि से किया, वो साधारण विधि से या साधारण बहुमत से किया, साधारण बहुमत से किया। तो ही कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होगा वो अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं होगा। इसका मतलब इस प्रावधान से नहीं होगा। किस प्रावधान से होगा, इस प्रावधान से होगा। और इस प्रावधान का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं कहा गया। तो इतना ही कहा गया कि अनुच्छेद 2, 3 में जो भी परिवर्तन किया जाएगा वो अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं होगा। इसका मतलब वो जो भी संशोधन किया जाएगा किस बहुमत से होगा, साधारण बहुमत से होगा। ये थे हमारे इस टॉपिक के 4 अनुच्छेद। 4 ही अनुच्छेद है इसमें। पहला अनुच्छेद है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हुआ। दूसरा क्या कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पे जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 क्या था, अनुच्छेद 3 था कि संसद को अधिकार दिया गया था संसद किसी राज्य के नाम में, क्षेत्र में, सीमा में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। उसकी प्रक्रिया मैंने आपको पूरा बताया। अनुच्छेद 4 में ही लिखा गया कि अनुच्छेद 2, 3 में जो भी परिवर्तन होगा वो अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना करते हैं। कल जिस टॉपिक में आपके साथ चर्चा करूंगा वो होगी नागरिकता। और नागरिकता को मैं थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि जो नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ है 2019-20 वाला, इस पर भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो थोड़ा टॉपिक लंबा चलेगा, तो इसका आप नोट्स बनाते रहिएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार ऐसे बनाए रखिएगा। धन्यवाद।